अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ना किसी का एजेंडा ना किसी की लाइन, सिर्फ डायरेक्ट लाइन। डायरेक्ट लाइन है आपकी, आवाम की, और मेरे ज़िम्मे ये काम है डायरेक्ट लाइन में कि आपकी आवाज़ उन तक पहुँचाऊँ, आपका सवाल उन तक पहुँचाऊँ जो हमारे रहनुमा हैं, सियासतदान हैं या ज़िम्मेदारान हैं। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी आप देख सकेंगे जुम्मा हफ्ता इतवार 8 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। मुल्क की सियासी मंजरनामा अजब सूरत हाल पेश कर रहा है, अजब तस्वीर पेश कर रहा है। रोज़ हम उठते हैं और सोचते हैं कि शायद आज कुछ इस्तेहकाम नसीब हो, लेकिन इस्तेहकाम एक ख्वाब बनकर रह गया है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी मुखातिब हुए, उन्होंने वाजे किया कि सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, नून लीग को हम वोट ज़रूर देंगे, विफाक में काबीना का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। फिर आज ही आपने कुछ खबरें देखी कि नीम रजामंदी का इजहार किया पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनने के लिए। दोनों खबरें तकरीबन गलत हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होगी डायरेक्ट लाइन में आपको कुछ खबर भी दूँ अंदर की। तो पहली खबर मैं आपको दिए जाता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है, विफाक में हिस्सा बनेगी पीपल्स पार्टी और पहले मरहले में वजारतें नहीं लेगी, दूसरे मरहले में 4-5 अच्छी वजारतें पीपल्स पार्टी ले लेगी। दूसरी खबर आज आपने देखी होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ खबरें छपी कि गालिबन कोई सऊदी सिफारत खाने से कुछ अहम शख्सियात उनसे मिली। इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए से मुझे मालूम हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई निजी हैसियत में, कोई ज़ाती मामलात में कुछ दोस्त अहबाब थे जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से था, वो गालिबन उनसे मिले थे। सऊदी सिफारत खाना या सऊदी हुकूमत का इससे एज सच डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है। और अब आ जाते हैं अगली सूरत हाल के ऊपर कि पीटीआई एहतजाज कर रही है, मौलाना बोल चुके, कमिश्नर पिंडी भी इंकशाफ कर चुके। उसके बाद ये जो हुकूमत साजी होने जा रही है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, और पैरेलल पीटीआई बैठी हुई एहतजाज करते हुए, मौलाना नाराज़ हैं, कमिश्नर की स्टेटमेंट, इसके बाद होगा क्या? क्या ये सब इस्तेहकाम की ज़मानत हमें दे सकते हैं? फ़िलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। तो इन अहम मसाइल पर बात करने के लिए हमने, ताकि हम ये जान सकें कि कुछ ऐसे लोग जो नज़र रखते हैं मामलात पर, इक़्तिदार के ऊपर भी अंदर की खबर रखते हैं, उनको जहमत दी जाए और तस्वीर आपके सामने पेश की जाए कि हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। जनाब फैसल वाडा साहब सीजन पॉलिटिशियन है, गहरी नज़र रखते हैं मुल्क की सियासत पर भी, जो इक़्तिदार के शहर हैं वहाँ पर भी उनकी गहरी नज़र रहती है। उनको हमने जहमत दी है प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में। वाडा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। सर दस मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, ये ज़बरदस्ती की शादी है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कोई मामला आपको दिखाई देता है? बहुत शुक्रिया जामी साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक नया शो, नया चैनल शुरू किया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे हमेशा की तरह, और आपकी सहाफत भी जितनी साफ सुथरी चलती आई है वो आगे भी ऐसे ही चले। मैनी थैंक्स सर। थैंक्स सर। देखिए जामी साहब, ये तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, क्योंकि हम इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लिव इन रिलेशनशिप की तो बात नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम इसको उस हिसाब से लेके चलते हैं, वरना तो ये अगर बैरून मुल्क होता तो मैं कहता कि ये लिव इन रिलेशनशिप है, इसमें किसी को फतवा, फिर यहाँ फतवा भी लग जाना था ना सर। वो तो मौलानाओं की शान है। अब ये आपने मौलाना जो काफिर जिनको कहते थे, जिनको यहूदी कहते थे, उनको अब उन्होंने मुसलमान का फतवा दे दिया। तो हमें तो आपको पता है, डे वन से मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि ना मुझे कोई मुसलमान का सर्टिफिकेट दे सकता है, ना किसी का बाप मुझे काफिर का सर्टिफिकेट दे सकता है। आई एम वेरी क्लियर। तो ऑन सीरियस नोट जामी साहब देखें, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, मैरिज विद बेनिफिट्स हैं, या आप शुगर डैडी के साथ शादी कर रहे हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। अच्छा। सो एक एजेड आदमी है और उसके साथ एक खातून जो है वो चलें पॉलिटिकल सिनेरियो में बात करते हैं, ये शुगर डैडी वाली शादी है। चलिए एनीवेज, टू कट द स्टोरी शॉर्ट सर, ये एक पाकिस्तान के लिए रेसिपी ऑफ डिजास्टर है। सबको जमहूरी मज़ा लेना था, वो मज़ा लेने के लिए लोग सब तैयार हो जाएं। महंगाई, बेरोज़गारी, डॉलर और पेट्रोल की प्राइस आसमान पर जाएंगी, अनरेस्ट होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। 24 बिलियन डॉलर देने का कोई रास्ता नहीं है, इनका कोई मंशूर नहीं, कोई प्लान नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए कुछ तैयारी नहीं है, IMF की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। गरीब की गुर्बत मिटाने का कोई रास्ता नहीं, चाय रोटी कपड़ा मकान का कोई प्लान नहीं दिया। सब कह रहे हैं मुझे मेरे साथ ये कर दिया, मेरे वोट कम हो गए, मुझे जेल में डाल दिया, मैं काफिर था, मैं यहूदी था, मैं नाचने वाला था, मैं गाने वाला था। तो इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन जिन्होंने इसका ठेका उठाया था जमहूरी और जमहूरियत का भी और आइन का भी, उनको मुबारक हो। और वही फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि एक बयान आपका मेरी नज़र से गुजरा था, मैं देख भी रहा था आपको कल सलीम साफी साहब के यहाँ। आपको क्यों लगता है कि ये हुकूमत आइंदा 2 साल भी पूरे नहीं कर पाएगी? व्हाट इज़ द रीज़न?
देखिए जामी साहब, मैंने तो खैर 2 साल का अरसा, कोई मुआवजा हो जाए, कोई अल्लाह ताला की मदद आ जाए, कोई गैबी मदद आ जाए तो 2 सवा 2 साल तब खिंचेगी, वरना तो ये साल 1.5 साल की हुकूमत है, इसने धड़ाम करके गिर जाना है, मे बी बिफोर दैट ऑल्सो। और उसका रीज़न ये है कि कोलेशन की PDM2 है, और फिर वही वाली बात है, चैलेंजेस बहुत आगे हैं, और पुराने तर्ज सियासत के अंदर आप चल नहीं सकते, कोई मंशूर नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। 5.25 करोड़ बच्चा है जो 18 साल से 30 साल की उम्र तक का है, उसका मंशूर बनाने के लिए, उसकी किस्मत का फैसला कराने के लिए आपने 84 साल के इरफान सिद्दीकी साहब को दे दिया। तो नॉन स्टार्टर है, नॉन सीरियस एटीट्यूड, आई लव यू एंड देन आई लव यू टू वाला एटीट्यूड है। तो उसके अंदर तो आपको ये सब पुराने ज़माने की तरीक़ेकार थे जिसमें लोग इंप्रेस होते थे। आप कल जिनको गालियाँ देते थे आज उनका वापस बैठ रहे हैं। तो ये ड्रामा पब्लिक डाइजेस्ट कर चुकी है, और पब्लिक आज आपकी फैसल साहब, आज आपकी मिसालें बड़ी खतरनाक है। लगता है कोई आप इंतहाई रोमांटिक प्लेलिस्ट सुन के आ रहे हैं गानों की। फ्रैंकली पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए जी, देखिए मैं तो जामी साहब बड़ी अनपॉपुलर बात हमेशा करता रहा हूँ। सिर्फ इसमें जो अच्छी चीज़ मुझे अल्लाह ताला की तरफ से नज़र आती है वो ये कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें आप रेगिंग भी कम देखेंगे, जमहूरी एक्सपायर्ड लीडर्स भी छट चुके होंगे, उसमें से नए फेसेस होंगे, प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव ग्रोइंग पाकिस्तान होगा। तो मैं तो उसकी तरफ फोकस्ड हूँ। फैसल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है, मदद से सब कुछ हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को मजबूर किया जा रहा है हुकूमत लेने के लिए, और ये दोनों विलिंग नहीं है हुकूमत लेने के लिए? देखिए जामी साहब, ये जो ड्रामेबाजी है ना, हम ये ड्रामेबाजी हमारे पॉलिटिशियन भी करते रहे हैं, और बहुत सारे लोग और कैरेक्टर एक्टर्स भी ये काम करते हैं कि जब कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं मजबूर हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट का। मैं तो खुल के बात करता हूँ जामी साहब, मैं तो आपको इन बिटवीन बात कर ही नहीं सकता। तो हम जिधर इशारा करें एस्टैब्लिशमेंट है, तो एस्टैब्लिशमेंट पे कहने पे बैठे हैं तो खड़े हो जाए, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि आप कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को यस सर के उसके पैर पकड़े, कुर्सी से उतर जाए। तो आपने बयान सुन लिया मौलाना साहब का भी कि बाजवा साहब आए थे और फलाना आया था। भाई तुम जब कुर्सी पे बैठे थे तब बोलते, अब क्यों तुम बोल रहे हो? हमने तो टक्कर ली थी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी से जब वो कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो आप फिर ये मुनाफकत ना करें ना, और फिर आप रिवर्स गेयर भी लगाएं। अब मौलाना साहब ऑपोजिशन में जाके बैठ रहे हैं, ठीक है जी, उनके पीछे जाके बैठेगी PTI। तो ये क़यामत की निशानी है ना। देखिए, और वैसे मौलाना साहब के साथ हुआ क्या? ये तो PDM के सरबराह थे, इनकी क़यादत में तो वोट ऑफ नो, ये तो धरना दिए बैठे थे, और ये तो जो अलकाबात से नवाजते थे इमरान खान साहब को, वो हम सबके सामने है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? किस शय ने उन्हें मजबूर किया कि इतना उन्होंने 180 का टर्न लेके और उधर जाके बैठ गए? देखिए, वो बैठे नहीं हैं, और वही अब उनका रास्ता है, वही उनका फ्यूचर है। और वही, जैसे मैं कहता हूँ कि पंजाब की MKM आने वाले दिनों में नून लीग की होगी, उसका आखिरी पावर पॉलिटिक्स के अंदर आखिरी इक़्तिदार है। तो मैं इनके लिए भी ये कह रहा हूँ, इनकी विश लिस्ट बहुत थी, एम्बिशियस हो गए थे, पैसा शैसा अच्छा खासा बना लिया था, टर्की तक चीज़ें ले गए हैं। तो चीज़ें छुपी हुई तो नहीं हम जैसे और आप जैसे लोगों से, और जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम सामने रख भी देंगे। टर्की तक क्या ले गए हैं? समझा नहीं मैं इससे। मेरे ख्याल से जामी साहब, हम इसको इसी जगह पे फुल स्टॉप लगाते हैं, और जब इंशाल्लाह टर्की से आगे टर्की की चीज़ें खोलनी होंगी तो वो मैं आपके तवस्सुत से ले भी आऊँगा। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप तुर्किस्तान या टर्की तक चले गए हैं तो फिर आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए कि वन शुड बिहेव, और अपनी लिमिट लाइन और विशेज़ अगर आपकी पूरी ना हो और आप इनकॉम्पिटेंट हो और आप हमेशा एक बदमाशी और ज़ोर ज़बरदस्ती और अपने आप को रेलिवेंट करके आएँ, तो इस बार ये चीज़ें हो नहीं रही, ना हो सकती हैं। तो आपकी जहाँ जगह है वहाँ आपको पहुँचा दिया है। लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने, फिर मैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि एक सियासी बसारत के तहत या बसीरत के तहत या स्मार्टनेस के तहत उन्होंने अपने पीछे PTI को लगा दिया। तो ये भी एक क़यामत की निशानी है कि जिसको आप डीजल कहते थे, खैर अब तो वो डीजल जब से PTI उनसे मिली है तो मोज़ेज़ हो गए, मिस्टर डीजल कह के हम पेट्रोल पंप पे अब जाते हैं, और 8 रुपए बढ़ भी गए हैं उसके। और जिनको वो नाचने गाने वाला कहते थे, जिनको वो यहूदी कहते थे, उनको उन्होंने फतवा दे दिया है अब नेक और मुसलमान का। तो ये तो इससे बहुत अच्छा ये भी हो गया कि ये लोग भी एक्सपोज हो गए, तो हमें अब फतवों के ऊपर हमारी भी क्लैरिटी हो गई कि मुसलमान और काफिर का चक्कर जो है ये भी ख़त्म हो। जैसे हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत 6 को 6 पढ़ लेते हैं, उसी को फिर 9 पढ़ लेते हैं। तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो नताइज सामने आए हैं, उन नताइज से क्या ये बात साबित नहीं होती कि मकबूलियत जिसकी है वो 9 अज़र मिन शम्स हुई है कि ये है अवाम का फैसला? तो जिसके हक में अवाम का फैसला था उसे क्यों रोका जा रहा है हुकूमत बनाने के लिए?
जामी साहब, यहाँ बड़े बड़े फैसले जो है ना जुम्बिश कलम से उड़ा दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो पाकिस्तान की ब्यूटी है। जहाँ तक पॉपुलैरिटी वेव आप इमरान खान साहब की कहें तो वो बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ नफरत का भी एलिमेंट है जो नून लीग के लिए लोगों की है। और इसमें फसली बटेरे आके बैठ गए पीटीआई के अंदर। बट मेरा तो स्टांस आज भी है कि अगर मैं साहिब इक़्तिदार होता और फैसला करने वाला होता तो मैं कहता दे लें दी, आपकी 10 सीटें नहीं 100 सीटें ये पकड़े चलाएं ना। किसी का बाप बना सकता था गवर्नमेंट, ना किसी का बाप चला सकता है इस गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन आप एक बुर्दबारी के साथ आगे जाते ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो डिफ्यूज हो जाता। और इस कौम की भी बड़ी जबरदस्त वो है एटीट्यूड कि ये जिस तरह कंधे पे बैठाती है 2-3 महीने में उठा के कंधे से फेंक भी देती है। सो वो टेस्ट भी हुआ था। अब अगर मैं कह रहा हूं कि जी मैं जहाज उड़ाना जानता था और मैं फाइटर प्लेन भी चला सकता हूं, F-16 चला सकता हूं और मैं ये तो फिजिकली फिट बड़ा हूं, आइडियल होता ना, ये बड़ा आइडियल होता जो आप चला लूंगा, ये बड़ा आइडियल होता जो आप फरमा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं होने दिया गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखो मसला ये है कि इक़्तिदार के जो दरिंदे हैं ना वो भूखे हैं। वो अपनी औलाद, अपनी सीट, अपनी इक़्तिदार से आगे कुछ नहीं देख सकते। यहाँ मुर्दे का वोट डलता है, उसका फैसला जो आता है वो 4-5 साल बाद आता है, उस पर आप जीत जाते हैं। यहाँ फॉर्म 45 का जो ड्रामा चल रहा है वो ड्रामा फॉर्म 45 जीतने वाले के पास भी, हारने वाले के पास, उसके साथ वाले के पास भी है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ उसमें चने पकौड़े खाएं और एंजॉय करें। सर्दी का मौसम, इस्लामाबाद के अंदर बारिश भी चल रही है, फ्रेंच फ्राइज और केचप भी उसके अंदर डाल के खा लें। अगर आपको बहुत तकलीफ है तो फिर आप समोसे और चटनी खा लें, 2-4 को मिल जाएगा। इंसाफ जो रिकग्नाइज फेसेस हैं, बाकी धक्के खाते रहेंगे। फोरेंसिक होती रहेगी, फरसूदा निज़ाम है, रिफॉर्म्स हुए भी नहीं है, जुडिशल सिस्टम हमारा इन प्लेस नहीं है, भरोसा ही नहीं किसी को। उन सब चीज़ों के तहत ये आपका नक्शा, आपको एक्सेप्ट करना करें, नहीं करना ना करें। हम तो अनपॉपुलर बात है, कहा ये हजम कर लो, थोड़े दिन की बात है, थोड़े महीनों हफ्तों की बात है, गुजार लो, एक दफ़ा जमहूरी मज़ा ले लो। 77 अरब रुपये हमारे लग गए हैं इस ड्रामे के अंदर। और तीसरा ये कि मैं तो अभी भी आपके तवज्जो से कहता हूँ कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन होता मैं कहता है चलाएं, क्योंकि मुझे तो उधर का भी पता है। और अब तो उधर जो फेसेस हैं वो वैसी एक्सीडेंटल फेसेस हैं, वो बाय चॉइस नहीं आए हुए, वो पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर आए हुए, वो हमें भाषण दे रहे हैं। जहाँ हमारा तो कमिटमेंट इस पार्टी के साथ मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एथिकली था। हमने तो खून दिया इस पार्टी का, तो हमें तो पता है सारी चीज़ें। और जो इमरान खान साहब भी सियासत करने जा रहे हैं उनको भी मैं हाजिर उस वक्त भी आपके खास प्यारे भरोसेमंद प्यार करने वाले, जिस पे आप अंधा भरोसा कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप सब कुछ निशावर करें, वहाँ पे गोलियां चलाएंगे, वो भी उन्होंने हुआ। और अब भी वो चाहते हैं। आपने दूसरी बार ये जुमला यूज किया है उन लोगों के बारे में जो पीटीआई में अभी आए, ये नए चेहरे जो पीटीआई के हैं। आपने फसली बटेरे भी कहा, क्या ये हाईजैक कर लिया इन्होंने पार्टी को? ये कहां से आए, किसके कहने पे आए, और क्या इमरान खान साहब को नहीं पता ये कौन है, कैसे आए? देखिए जामी साहब, इनमें बहुत सारे लोग अच्छे इंसान हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमान हैं, शोएब साहब हैं या गौहर साहब हैं, स्पेशली बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मरवत भी आई लाइक है, मुझे उसका नॉटी एटीट्यूड पसंद है। सो आई रियली लाइक हिम। बट द थिंग इज के आर दे द फेसेस ऑफ पीटीआई, वर दे देयर? वो पहले से पीटीआई के अंदर थे, 6-8 महीने में आ गए। तो अपॉर्चुनिटी उनकी क्या है कि स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि उनके पास कानून की तालीम है, वो कानूनी तौर पर वकील हैं, और इस वजह से एक स्ट्रैटेजी के तहत उनको लाया गया। अदरवाइज दे आर नॉट द फेसेस ना। उनको स्ट्रैटेजी पता और ये हुकूमत कैसे चलाएंगे। उनको वकालत आती, मुझे वकालत नहीं आती, तो जो काम जिसका है वो कर नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ इनको दे दें। पीटीआई का फिर आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैंडेट उनके पास आ गया, गधा गाड़ी चला सकते हैं, पॉपुलैरिटी वेव उनके साथ है, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप उन्हें कब इख्तिदार में देख रहे हैं? देखिए भुट्टो साहब भी बहुत पॉपुलर थे, क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब भी बहुत पॉपुलर थे, क्या हुआ? जरदारी साहब भी बहुत पॉपुलर थे, क्या हुआ? लेकिन भुट्टो खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ? लेकिन भुट्टो खत्म नहीं हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब थे, वो भी पॉपुलर थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क से सबक सीखना चाहिए चीजों से। आप सिस्टम में रहकर, मैं हमेशा पीटीआई वालों को कहता हूं कि सिस्टम में आके सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, सिस्टम से बाहर रह के ठीक नहीं कर सकते। मैं आपके शो को बाहर से गालियां नहीं दे सकता कि आप बुरे हैं, आपका तजिया गलत है। मैं शो के अंदर आके आपसे डिबेट कर सकता हूं। सिस्टम के अंदर कोई आने का इम्कान है पीटीआई का? मौला जट की सियासत को खत्म करें। सिस्टम के अंदर पीटीआई के आने का कोई इम्कान है? सिस्टम के अंदर आने का कोई इम्कान है पीटीआई का? क्या इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो कभी मुस्तकबिल में कबूलियत में भी बदलेगी या नहीं? देखें, पार्शल कबूलियत तो आप देख रहे हैं ना, केपीके में वो बना रहे हैं। लेकिन देखें, जब आपका वोटर पीटीआई का ये देखता है कि जिसको आपने गालियां दी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियासत का नाम ही पानी का रास्ता बनाना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है।
बट आप मौलाना साहब को गालियां देते थे, आप पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे। आज आप उनके पास जा रहे हैं हफ्ते हर हफ्ते ज़रूरत। तो हस्ब ज़रूरत जब आपने भी ये काम करना था तो आप में और रवायती पार्टी में फ़र्क क्या रहा? मैं तो आज सोचता हूँ मेरे 15 साल ज़िंदगी ज़ाया हो गए। हम गोलियां खाने के लिए उसके सीने आए खड़े थे, हम सड़क पे चलते हुए लोग तो नहीं थे। हमारे पास भी घर, गाड़ी, बंगला, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया था। अब मैं भी इकलौता बेटा हूँ, लेकिन जब भी थ्रेट अलर्ट आता था इमरान खान साहब के ऊपर के इन पे अटैक हो जाएगा, गोली चल जाएगी, और वो बुलेट प्रूफ के सामने तकरीर नहीं करने जाते, तो हम अपना सीना लेके आगे खड़े होते थे। ये देंगे सीना अपना आगे? आपको एक बहुत मोजेज वकील साहब है, उनकी बातें सुननी थी कि मुझे निकाल दिया धक्के देकर। भाई ये मम्मी बेबी डैडी का थोड़ी खेल है पॉलिटिक्स। इसमें वोट भी चलता है, इसमें डंडा भी चलता है, इसमें नोट भी चलता है, इसमें सर रसूख भी चलता है, बदमाशी भी चलती है। कबूलियत होगी पीटीआई की या नहीं होगी फैसल साहब? सर कब देखे सर, मेरी बात सुने, जब आपने इस मुल्क के अंदर इस सर्कस देखी है, जब चाहे आपको बाहर भेज देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जब चाहे आपको क्वालिफाई कर देते हैं, तो फिर मुमकिन नामुमकिन तो दुनिया में कोई चीज नहीं, हरफ आखिर तो दुनिया, और पाकिस्तान में तो है ही नहीं। पाकिस्तान में हर इशारा जो है सियासी तौर पे सियासी क्यामत का निशाना दे रहा है। तो उस इशारे के बाद आप मुझसे सवाल करें जामी साहब, नोइंग द फैक्ट दैट यू नो मोर देन आई नो। ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंतखाबात के ऊपर केस लगा है, चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच उसे देख रहा है। कुछ अफवाहें या कुछ फार्मूले में ही इस्लामाबाद पिंडी में मैंने ये भी सुने कुछ लोगों से कि शायद कोई इमरजेंसी प्लस या कुछ ऐसा हो कि सूबों में हुकूमत बन जाए और काकड़ साहब फार्मूला 6 माह के लिए इक्तिसादी सूरत हाल की वजह से आगे चल जाए। ऐसा भी कोई इम्कान है, आपको नज़र आता है? देखिए जामी साहब, मैं तो इसके हक में था कि काकड़ साहब की केयर टेकर हुकूमत वो नॉन स्टार्टर, बट उनके आने से एक चीज़ ये थी कि अनरेस्ट नहीं था, चीज़ें रिवर्स हो गई थी, डॉलर रिवर्स हो गया था, पेट्रोल रिवर्स हो गया था, स्मगलिंग, आम आदमी की अशियाएँ खाने की वो कम हो गई थी। तो इसको जहाँ आपने इतने आइन कानून में शब मारा पंजाब और KPK का ना करा के इलेक्शन, क्या किसका आपने एहतसाब कर लिया? नून लीग की आधी गवर्नमेंट खाली हो जाएगी, उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी फॉर लाइफ। सब खून मारा आइन और कानून ने, तो सिलेक्टेड क्यों है फिर यहाँ? जब वहां आपने कोई एक्शन लिया तो यहां भी एक आइन और कानून के तहत चलने देते 6 महीने 8 महीने, अनरेस्ट होता, लोग थोड़े अनरेस्ट ना होता, लोग सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। अब आपने ये आइन और कानून का ढंडोरा पीट दिया। ठीक है, आप ढंडोरा जब पीटा है तो लोग सड़कों के ऊपर हैं, कोई इधर गाली दे रहा है, कोई उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कह रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, जानवरों वाला। तो अगर ये सब ना संभला फैसल साहब, अगर ये सब कुछ ना संभला, जबरदस्ती जोड़ तोड़ के हुकूमत बन भी गई, तो क्या 6 माह साल में आपको लगता है कि फिर यही प्लान दोबारा इमरजेंसी के नाम पे, मुआशी इस्लाहात के नाम पे? देखिए जामी साहब, एज ऑफ नाउ तो देखिए जो चीफ का तरीक़ेकार है या उनकी नेचर है, उसके अंदर तो मुझे कहीं से भी कोई मार्शल लॉ नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक आपने अनरेस्ट, मुल्क तोड़ने की सिचुएशन अगर आ गई खुदा ना खास्ता, तो फिर तो उनका वो काम है, उन्होंने आइन और कानून के तहत कसम उठाई है कि वो मुल्क के बाहर भी हमें संभालेंगे और मुल्क के अंदर भी देखेंगे और कौम भी उधर देखेगी। तो अगर आप खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की तरफ चले गए तो नेचुरली फिर तो अंडरस्टूड ना, वैसे ही पार्शल कौम तो वैसे ही देख रही है। फैसल साहब, ये बट इट्स नॉट हैपनिंग, ये जो भी बोल रहा है वो एमओ की जन्नत में रहता है कि कोई मार्शल लॉ लग रहा है। जाते जाते ये बताएं, कोई खान साहब से भी रवाबित हुए सियासी गैर सियासी लोगों के, कोई उन्हें भी मनाने की कोशिश हो रही है? देखिए वो वेट कर, अब तक कोई ऐसी चीज है नहीं राब्ता। अच्छा, क्या उनकी जानिब से भी कोई आपको लगता है कोई विलिंगनेस होगी कुछ स्टेप बैक करने की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में? देखिए अभी तक तो इशारा यही है कि लड़ाई होगी, लेकिन डेफिनेटली वो देख रहे हैं कि कोई आज आके उनसे बात कर ले, लेकिन अभी तक कोई ऐसे इम्कानात और मुमकिनात नजर नहीं आ रहे। और इसमें अली अमीन गंडापुर की जो नॉमिनेशन है वो क्या पैगाम देती है? वो कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़े मारधाड़ की देती है। 9 मई के अंदर वो बुक्ड है, वो वांटेड है। अब एक तरफ पुलिस आएगी उसको लेने, दूसरी तरफ उसको पुलिस देगी या CM प्रोटेक्शन, दोनों पुलिस आमने सामने होगी, फिर सिविल आर्म फोर्सेस को बुलाएंगे, रेंजर्स, FC को, फिर तसादन होगा, झगड़ा होगा, खून गिरेगा, हम फिर एक दूसरे तमाशे के अंदर चले जाएंगे। अगर 9 मई के बाद गंडापुर बन सकता है तो फिर 9 मई के सारे लोगों को भी आपको आजाद करना पड़ेगा। ये बताइए, इसके अंदर कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, उनके साथ क्या हुआ? वो तो फ्रंट पेज इश्तिहार छपे, वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं, सादा अक्सरियत है और मुल्क को नवाज दो, उनके साथ हाथ तो नहीं कहीं हो गया? और किसने? देखिए जामी साहब, देखिए मैंने कहा था कि अखबारों को चाहिए था कि सुबह बताते कि वो AM और PM वाला हम कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि PM तक तो वो PM थे और AM पे वो PM नहीं रह सके, तो ये AM और PM वाला खेल था। तो ठीक है, इसको एंजॉय करें। हमने तो बहुत वक्त से बहुत पहले सब चीजें प्रेडिक्ट कर दी थी और अल्लाह की मदद सब ठीक भी निकली, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी से चीजों को चेक करते हैं। तो लंदन जल्द जा रहे हैं आप
देखिए सर, मैंने तो कहा है मौसम भी अच्छा है, मैं फर्स्ट क्लास टिकट देता हूँ। पिछली बार भी वो फ्लाई दुबई से आए हैं, डिड लाइक इट, और लोग कह रहे हैं उनके शान शहाना वोट नहीं मिले, तो शान शहाना तो उनकी एयरलाइन भी फर्स्ट क्लास बनती है, तो मैं तो तैयार हूँ कौम और पाकिस्तान के लिए कि दे दूँ एक टिकट और। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वाड, आपने मखसूसन भी सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू कर रहे थे, जो उनको नज़र आ रही हैं चीज़ें वो आप तक पहुंचा रहे थे। यहाँ एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बड़ा स्पेशल पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, उनसे भी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो जंजाल बरपा है उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। डायरेक्ट लाइन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब हबीब अकरम साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, मुल्क की सियासी मंजरनामे पर हमेशा से गहरी नज़र रही। इलेक्शन के हंगाम इनके सर्वेस बड़े मकबूल हुए और मुझे ये एजाज़ है कि उनके शागिर्दों में से एक मैं भी हूँ। उनको हमने जहमत दी कि पूरा मुल्क फिर के आए हैं, मौजूदा सूरत हाल भी देख रहे हैं, तो अब होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। साथ हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अज़हर क़यानी, क़यादत के इंतहाई करीब हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी उनकी नज़र रहती है, उनका भी नुक्ता नज़र हम जान सकें प्रोग्राम में। हबीब साहब खुश आमदीद सर, प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में आपका शागिर्द आपसे मुखातिब है। बहुत शुक्रिया जामी साहब, और मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे टीवी पे आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बाकी जो शागिर्दी वाला आप इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे पास कबूल करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी ये सूरत हाल है, उन्हें भी इक़्तिदार कबूल करने के अलावा मुझे लगता है उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने मेरी ऑप्शंस भी मसदूद कर दी। अच्छा, ये बताएं सर कि तूल अर्ज़ आपने फिरा, इस वक्त पीडीएम के सरबराह जिनकी क़यादत में पूरी पीडीएम उनके पीछे लब्बैक कर रही थी, वो एक पोजीशन ले बैठे हैं। बलूचिस्तान में कौम परस्त जमाती हूँ, मौलाना हिदायतुर रहमान हूँ, वो एहतजाज कर रहे हैं। सिंध में जीडीए ने इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर दिया, पीटीआई पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे, कमिश्नर पिंडी का बयान आ चुका है, और तो और नून लीग के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ सब कह रहे हैं कि मुझे हरवाया गया। तो जब बहसियत मजमुई को मेरे ख्याल 99% लोग जो हैं वो इस पर सवालात उठा रहे हैं इंतखाबी नताइज के ऊपर, तो इन नताइज के बावजूद हुकूमत बनाना और उसे चलाना मुमकिन हो पाएगा? जामी साहब, एक तो बुनियादी तौर पे ये बात समझ लीजिए कि जो भी शख्स ग्राउंड पे काम कर रहा था, चाहे वो सहाफ़ी था चाहे सियासतदान था, उसके नज़दीक जो उसको पता था कि नताइज की सूरत क्या होगी और पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी कौन सी होगी। इलेक्शन से पहले भी आपसे भी मेरी गुफ्तगू होती रही और आपको भी मैं बताता रहा कि सूरत हाल क्या है। कुछ आपके लिए भी हैरत का बाइस बनता रहा, कुछ खुद मेरे लिए भी हैरत का बाइस बनता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी पजीराई जो मिल रही है उसका नतीजा सीटों की सूरत में क्या होगा। और हम सब की असेसमेंट ये थी, और मैं तो बिल्कुल बरसरे टीवी ये कह चुका था कि पंजाब में PMLN को जो नशिस्तें 2018 में मिली थी अब उससे कम होंगी। और यही सूरत हाल मैंने MKM के बारे में भी अर्ज़ किया था कि MKM को शायद ही कोई नशिस्त कराची से मिले, और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मेरी राय बिल्कुल रिकॉर्ड पे है कि वहाँ से किसी दूसरी जमात का जीतना मेरे लिए बाइस हैरत है। और NA-28 जहाँ से नूर आलम खान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पर जीते हैं, मैं उसको भी ना सिर्फ हैरत की निगाह से देखता हूँ बल्कि शक और हसरत से भी देखता हूँ। तो अब एक ऐसी सूरत में कि जब इलेक्शन का जो ग्रेन है, सोसाइटी का जो ग्रेन है, उसका रुख बता रहा है कि आपके यहाँ कौन सी बड़ी जमात बनने वाली है, तो मेरा ख्याल है कि उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का और दीगर बहुत सारी जमातों के एहतजाज का ताल्लुक़ है, तो उसमें एक बात ज़हन में रखिए जामी साहब, जब भी इलेक्शन में धांधली हो, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स बिल्कुल अनयूजुअल के तरह के आ जाएँ, गैर मामूली आ जाएँ, जैसे कि आए हैं इसमें कि कुछ जमातें जिनकी हैसियत नहीं थी वो अपनी हैसियत से बड़ी हुई लगें, तो फिर छोटी जमातों का फितरी तौर पर ये तकाजा होता है कि अगर इसको ये सब कुछ मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो जब सीटों के बारे में तकरीबन ये बात तय हो चुकी है कि ये तकसीम की गई हैं, तो अगर तो ये सीटें तकसीम की हैं तो फिर हर बंदे का दावा है कि फिर मैं भी तो लाइन में खड़ा था, मुझे भी दे दी जाती। लेकिन ये फिर तकसीम मुझे लगता है मर्जी की नहीं हो पाई, जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक तकसीम हुई होती तो ये सूरत हाल ना होती। तो ये ख्वाहिश और तकसीम का वो फार्मूला उसका हसूल क्यों नहीं हो पाया? जामी साहब, जो अवाम है ना, उनका अवाम का फ़ैसला पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक हतमी है, असली है और आखिरी है।
इसको किसी दूसरे की तायद की ज़रूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की ना इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन एक डाकखाना है जो अवाम की राय को इकट्ठा करके आदाद व शुमार की सूरत में पेश कर देता है, और जो सबसे बड़ा अदद हो उसके साथ लिखा हुआ जो नाम हो वो कामयाब ठहरता है। ऐसी सूरत में हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना फ़र्ज़ पूरी तरह अदा नहीं किया। आदाद व शुमार की गलतियाँ उससे हुई हैं और अब उनकी एक गवाही रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने दी है। और मैं भी यही समझता हूँ, और इससे पहले मैं टेलीविज़न के ऊपर ये कह भी चुका हूँ और सर्वेज भी चल चुके हैं कि मेरी दानिश में इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कोई सीट भी किसी और पार्टी के पास नहीं थी। अब जाहिर है इसमें 1-8%, 2-4% की गलती हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती मेरा तो सर्वे है, चलिए मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे अफोर्ड करेगा कि जब उनके मुकाबले पे लोग फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि अब मैंडेट की तस्हीह बहुत ज़रूरी है, इसी सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंडेट की तस्हीह बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये भी जानूंगा कि अब जो सूरत हाल दरपेश है मुल्क को, इसमें सोल्यूशन क्या है, लेकिन बिलाल अज़हर साहब से मैं बात कर लूँ, जेहलम से नौमंतखब MNA है। बिलाल साहब, बहुत मुबारक हो आपको। गो के सवाल भी उठ रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है, इंतखाबी नताइज को भी नहीं माना जा रहा। नॉर्थ पंजाब में नून लीग की 2018 में जो सूरत हाल थी उसके बरक्स रिजल्ट आए। पिंडी में तो एक आधी सीट शायद आपको मिली थी 18 में, अब माशाल्लाह 11 मिल गई। ये बताइए, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच जो चल रहा है उसमें क्या बाकायदा एग्रीमेंट हो गया है कि वो आपको वोट दे रहे हैं और काबीना में भी आ रहे हैं? क्योंकि बिलावल आज कह रहे थे कि हम काबीना में नहीं जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, बहुत शुक्रिया जी मुझे अपने शो में दावत देने का, और साथ ही आपको मुबारक हो जी, आपका भी आई बिलीव आपने रिसेंटली इस चैनल पे शुरू किया, तो विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस शो जी। जामी साहब, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है जी, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ आपने देखा कि चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, जरदारी साहब थे, वहाँ पे शौजी शुजात साहब थे, 2-3 और जमातों के भी लीडरशिप के वहाँ पे मौजूद थे। तो एक इन प्रिंसिपल एक बात आपके सामने आई थी, और हम पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से मुज़ाकराती टीमों की बात हुई थी। वो टीम्स अब मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 सेशन उनके हो गए हैं। अब यकीनन बिलावल साहब ने ये बात अगर आज दोहराई है तो मेरे इल्म में नहीं है, मगर पहले भी की थी, मगर वो निगोशिएशंस जारी हैं, और आई थिंक जब भी कोई इसका कोई हतमी नतीजा होगा तो वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट की और सूरत नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी अभी तक सेशंस हुए हैं इन नेगोशिएटिंग टीम्स के, तो उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया ही जारी हुआ है। तो जब भी कोई चीज़ कंक्लूड होगी तो उसी सूरत मेरी आपकी जमात के दो सीनियर रहनुमाओं से कल और परसों बाकायदा गुफ्तगू हुई। खुरम दस्तगीर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड हैं इसी शो में। दोनों ये कह रहे थे कि उनकी ज़ाती भी और अक्सरियत की भी ये राय थी चंद रोज़ पहले हुए इजलास में कि हमें विफाक में हुकूमत साजी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हमें पंजाब में बैठ के पार्टी को रिवाइव करना चाहिए। क्या आपकी भी ये राय थी, और इस राय के ऊपर फिर क़यादत ने क्या राय दी? अगर अक्सरियत की राय थी तो क्यों नहीं मानी? जी देखिए अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो ये इनकी ज़ाती राय हो सकती है, मगर जो जमात का एक फ़ैसला है वो तो आपके सामने फॉर्मली जब सदर जमात ने एक बात कर दी है और एक मीटिंग में, और फिर हमारे कायद ने नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नामजद कर दिया है प्राइम मिनिस्टर, मरीम नवाज साहबा को नामजद कर दिया है चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो आपको हमारी जमात का तो एक फॉर्मल पोजीशन आपके सामने है। अब हम इसी काम पे ही हमारा मकसद है कि जो पार्टीज़ उस दिन एक कोलिशन के फॉर्म में आपके सामने बैठी थीं, और फिर उसके बाद जो नेगोशिएशन की बात हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ, कि उसको एक हतमी सूरत दिलाई जाए ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन का अमल पूरा हो सके। जो असम्बली का सेशन है, जो आई बिलीव मेरा ख्याल है जी, मुझे खुद फॉर्मली नहीं पता, बट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही शायद एक्सपेक्टेड होगा जी। आई थिंक कि शायद आइन के मुताबिक भी आपको विदिन 3 वीक्स ऑफ पोलिंग डेट करना होता है, तो ताकि उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई ताख़ीर ना हो और उससे पहले पहले ये चीज़ें तय पा जाएँ। आई थिंक यही अभी वक्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें इस इलेक्शन के अमल से आगे निकल कर अब जो हमारे नेशनल चैलेंजेस हैं, बिलखुसूस जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और बुनियादी मकसद भी इस सारे अमल का यही होता है कि गवर्नमेंट मैं करता हूँ इस पे मजीद भी आपसे मैं बात मामलात को आगे एड्रेस करना शुरू मैं करता हबीब साहब, ये अगर ये हो भी जाता है, निज़ाम चल भी जाता है, पीपल्स पार्टी वोट दे भी देती है, तो मैं उसी करना चाहूँगा कि विल इट बी एबल टू डिलीवर इस हुकूमत के ज़रिए? क्या जो हमारा सियासी इस्तेहकाम है वो नसीब हो पाएगा आवाम को? क्या जो मुआशी इस्तेहकाम है वो मिल सकेगा? इसके पैरेलल जो अनरेस्ट चल रहा है, तमाम जमातों का एहतजाज चल रहा है,
इसकी कोई ज़मानत मिल सकेगी कि हुकूमत बन गई तो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं है कि हुकूमत बनेगी तो मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो हुकूमत होगी इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM की हासिल करदा नशिस्तों के ऊपर ही तो बुनियादी एतराज़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हलचल मची हुई है। जब इतनी नशिस्तों की तादाद, इतनी बड़ी तादाद के ऊपर सवालिया निशान हो तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बुनियाद पर बनने वाली कोई भी हुकूमत मुस्तहकम हो सकती है या उसकी कोई अखलाकी साख बाकी रहेगी। तो इसलिए मैं तो नहीं देखता कि ये हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत आगे डिलीवर कर सकती है। हाँ, ये एक अरेंजमेंट हो सकता है वक्ती तौर पे, लेकिन जो मामलात को पेचीदा करने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। बिलाल साहब, ये आपने राय सुनी हबीब साहब की। वाक़तन अगर मैंडेट वाजे होता, अक्सरियत होती तो फिर समझ भी आती है। लेकिन इसका सलूशन है जामी साहब। मैं सलूशन पे भी आता हूँ, ज़रा उनका नुक्ता नज़र ले लूँ मैं। इस सूरत हाल में जब मैंडेट वाजे नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत साजी हो रही है, तो क्या मुझे एक बहसीत शहरी, मेरे पास तो कोई यकीन दहानी नहीं है कि ये अरेंजमेंट जो है ये इस्तेहकाम दे सकेगी मुझे सियासी और मुआशी? जी देखिए, ये अब आपकी राय ज़रूर हो सकती है, मगर हमने तो आपने देखा है कि जिसके भी जो एतराज़ात हैं उनके पास फोरम्स मौजूद हैं, लोग इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं। मगर ये नहीं हो सकता कि एक जमात जो 2018 में RTS डाउन करके हुकूमत साजी करे, फिर उसका स्पीकर जो स्टे के ऊपर 5 साल डिप्टी स्पीकर मुसल्लत रहे और वही डिप्टी स्पीकर जो स्टे पे मुसल्लत रहे फिर आके पार्लियामेंट को, नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करे गैर आइनी तरीके से, कि उस जमात के लोग आज आके जमहूरियत पे और इलेक्शन पे और वोट की इज़्ज़त पे आके लेक्चर दें और यहाँ पे पूरे सिस्टम को फिर से वो कोशिश करें कि वो हॉस्टेज रखें और उसकी वजह से निज़ाम आगे ना चल सके, ये भी हरगिज़ नाकाबिल कबूल है, ना होना चाहिए। तो देखिए, आपके सामने एक इलेक्शन का या आप एक सीट्स का काउंट आपके सामने है, जो उस सीट्स के काउंट के मुताबिक मुख्तलिफ जमातें अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं। हमारी जमात ने भी दीगर जमातों के साथ बैठ के एक ऑप्शन एक्सप्लोर की है, उसको पाए तक आपके सामने पीडीएम लेड जो गवर्नमेंट थी 16 माह की, वो आपके सामने आप भुगत चुके उसे और उसके नताइज भी आपको भुगतना पड़े। इत्तेहादियों को ही मुतमईन करने के चक्कर में फंसे रहेंगे। अक्सरियत होती तो फैसले भी आज़ादाना खुद मुख्तार होते। अब आप कभी कैबिनेट में हिस्सा दे रहे होंगे, कभी उनकी फरमाइशें मान रहे होंगे, तो डिलीवर कैसे करेंगे सूरत हाल में जब आपको इत्तेहादियों की टेंशन 24 घंटे? देखिए ये ये आपका सवाल जायज़ है। देखिए, इसमें यकीनन हम चाहते थे, आप कहें कि हम मुतमईन हैं जो हमारे पास नताइज आए हैं, नंबर ऑफ सीट्स आए, मैं यकीनन मेरा ख्याल है कि हमारी जमात की उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा सीट्स होंगी। मगर बहरहाल जो सिचुएशन है, जो अवाम की राय है, जो सीट्स हैं आपके सामने, वो आपके सामने हैं। इसी की बुनियाद पे अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन को मुकम्मल करके आगे एक मामला चलाना ज़रूरी है। हम भी प्रेफर करते कि हमें ना कोalition पे रिलाई करना पड़ता है। यकीनन वो ज़्यादा आपकी एक आई थिंक आपकी ज़्यादा एक एफिशिएंट गवर्नमेंट मशीनरी होती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है या ज़्यादा फास्ट होती है। आपको कोalition जब इस तरह की हो तो यकीनन उसके चैलेंजेस भी होते हैं, मगर साथ ही साथ उससे एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग भी होती है। मेरे ख्याल से 16 माह के अंदर, 16 माह की हुकूमत जिसका आपने जिक्र किया है, वहाँ पे उसके चैलेंजेस ज़रूर थे। यकीनन आपको काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कि आप इत्तेहादियों को साथ लेके आपको मुस्तकिल ऑन बोर्ड रखना भी एक पूरे एक एफर्ट होती है और एक नेसेसरी एफर्ट होती है। मगर साथ ही साथ उस 16 माह की हुकूमत ने बड़े मुश्किल फैसले लिए, अनपॉपुलर फैसले भी लिए जो वक्त की ज़रूरत थे, जिससे डिफॉल्ट अवर्ट हुआ। अब भी आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेने हैं, आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेने हैं। हमने तो, और अब तो अक्सरियत भी नहीं है। देखिए, तो हम पॉपुलिस्ट नहीं, देखिए बात यह है कि फैसले वो लेने हैं जो मुल्क की ज़रूरत है। ये देखे बगैर कि इससे वाह होगी या तालियां बजेंगी कि नहीं, मुल्क अब मुतहम्मिल नहीं है कि हम चैलेंजेस को अवॉइड करें। जो फैसले लेने वाले हैं मईशत के हवाले से, जो चीज़ें करने वाली हैं वो करनी अब ज़रूरी हैं और वो करने की ज़रूरत है। संजीदा जमातें बिस्मिल्लाह कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मैं हबीब साहब से और करना चाहिए जी। बिल्कुल हबीब साहब, आप देखें ना, दुनिया भर में तमाम आउटलेट्स हैं वो हमारे इलेक्शंस के ऊपर क्या सुर्खियाँ छाप रहे हैं, जो मॉनिटरिंग करने वाले इदारे हैं दुनिया भर के, वो क्या ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। वाइट हाउस तक के स्पोक्समैन इसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं, कमिश्नर की स्टेटमेंट आ रही है, मौलाना चले गए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पूरे मुल्क में एक अनरेस्ट सा है। बॉल चली गई सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में, वहाँ पे केस भी लगेगा इस मामले के ऊपर। ये सब कुछ तो सेटल होता नज़र नहीं आता कि हुकूमत बन गया तो इस्तेहकाम आ गया। आपकी नज़र में इस सूरत हाल में, इन चैलेंजेस में एक आइडियल सोल्यूशन हो क्या सकता है जिससे अवाम सुख का सांस लेके शुक्र है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि सवाल इलेक्शन का है। तो इलेक्शन में अगर मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन 60 नशिस्तें ऐसी हैं
जिनके ऊपर बुनियादी किस्म के सवालात हैं कि ये लोगों ने जीती हैं या नहीं जीती। तो सबसे पहले तो मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली सूबाई असम्बलियों में भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। अब चूंकि इस वक्त पॉलिटिकल मसला दो जगह पे सबसे बड़ा है, तीन जगह पे, बलूचिस्तान में, मरकज़ में और पंजाब में, तो मैं वहीं की बात करना चाहूँगा। हमें सबसे पहले तो जो नशिस्तें जिनके फॉर्म 45 एक किसी पार्टी के पास मौजूद हैं, जिनके पास मौजूद हैं, उन नशिस्तों को हमें उनके रिजल्ट जारी करने से रुक जाना चाहिए, रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए। यानी अब वो जहां कम से जहां 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 उन उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 है कि उसके मुताबिक मैं जीता हुआ हूं, आप कह रहे हैं कि वहां नताइज रोक देने वहां चाहिए? नताइज रोक देने चाहिए। उससे क्या होगा? वहां नताइज रोक दें तो उसके बाद आपके पास तकरीबन 266 में से तकरीबन कम ज़्यादा 200 नशिस्तें ऐसी होंगी जिनके ऊपर किसी को कोई परेशानी नहीं। फिर तो अब आप जब ये असम्बली में जाएंगे तो अकॉर्डिंगली पीटीआई के लोग हैं या पीएमएलएन के लोग हैं, उन सब की नशिस्तें भी जो उनकी बनती हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, वो भी उन्हें दे दें। अब ये असम्बली जो 336 की होगी वो तकरीबन बन जाएगी 250 की। ठीक, इसमें जिसको भी अक्सरियत हासिल हो वो हुकूमत बना ले। लेकिन यही इसमें सूरत आईनी हाल कदगन नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। यहीं पे मैं आपको अर्ज कर लूँ, यही सूरत हाल आप पंजाब में भी इख्तियार कर सकते हैं कि पंजाब में भी वो नशिस्तें जिनके ऊपर फॉर्म 45 का मसला है उन्हें अलग कर लें, उनके रिजल्ट रोक दें, और जो बाकी बचे वहाँ पे उनके मुताबिक आप हुकूमत बना लें। जो आप आईनी कदगन कह रहे हैं, आईनी कदगन ये आएगी कि हमारा दस्तूर ये कहता है कि असम्बली की मजमूई तादाद से ज़्यादा लोग जिसकी तरफ होंगे वो हुकूमत होगी। तो अब जब असम्बली की मजमूई तादाद एक ख़ास वक्त में थोड़ी होगी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले कर सकती है कि इस इशू को जब तक तादाद पूरी नहीं होती तो लिहाजा हम इसी असम्बली यानी का वो आइन की निस्फ तशरीह को मान करते हुए सहूलत दे दें। जी, ये सहूलत चाहिए। अगर हम अपने दस्तूर की में से ये सहूलत कशीद कर सकते हैं कि 2 सूबों की असम्बलियों का इलेक्शन 90 दिन की बजाय 1 साल में करवाएं, तो ये तो भी हो फिर सकता ये है। सहूलत भी लेकिन अभी हम साहब ये निकल मुझे सकती है। सोल्यूशन तो बड़ा उम्दा लगा जिससे हर एक को इत्मीनान भी आ जाएगा, लेकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अब ये तो करना तो फिर बड़े लोगों ने है ना, उसमें देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए जामी साहब, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि उसके नतीजे में सबसे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वज़ीर आला और 1 वज़ीर आज़म आ जाएंगे। यानी वज़ीर आज़म आ जाएंगे जनाब उमर अयूब खान साहब, केपी के वज़ीर आला आ जाएंगे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, और पंजाब के वज़ीर आला आ जाएंगे असलम इकबाल साहब। और ये दोनों असम्बलियाँ, पंजाब की और कौमी असम्बली, दोनों अधूरी होंगी। और फिर इन्हीं पार्टियों के लोगों को साथ मिला के फॉर्म 45 का एनालिसिस करना है तो फॉर्म 45 का एनालिसिस कर लें। जिस चीज़ का एनालिसिस करना है वो एनालिसिस करें और आगे बढ़ें। औखी गाले और हबीब ये साहब मसला, निजी होना, ये मसला मैं आपको बताऊं, ये बड़ा आराम से हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत कुछ बड़े आराम से हो सकता है, आप भी समझते हैं इस बात को। लेकिन अगर मसला करना ये चाहे है- ना, मसला ये है कि देखिए, इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गैर मामूली तलखी है और हमारी सियासत का दर्जा हरारत बहुत ऊंचा है, इसमें भी कमी आएगी और हम सबको सोचने समझने का मौका मिल जाएगा। बिलाल साहब, ये तो एक सोल्यूशन हबीब साहब के तज्जिए में है, लेकिन इसमें एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि जैसे पीटीआई ने इंटरनेशनल मीडिया बुला के फॉर्म 45 के जो हारे हुए हैं नताइज की बुनियाद पे कि 45 में तो जीते हुए हैं, हरज ही क्या है कि नून लीग उनके मुकाबले में आके अपने फॉर्म 45 दिखा दे, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, देखिए, क्या हर चीज़ को इस तरह आपने मीडिया का तमाशा बनाना है, या आपने जो हमारे मौजूदा सिस्टम्स हैं और फोरम्स मौजूद हैं उनको उन फोरम्स को इस्तेमाल करके एक सिस्टम को चलाना है? देखिए, जितने भी ये मौसूफ़ हैं, जितने भी लोग हैं जिनको एतराज़ात हैं, ये इलेक्शन कमीशन गए हैं, इनकी वहाँ पे हेयरिंग्स भी हो रही हैं, मीडिया के सामने हेयरिंग्स हो रही हैं, और वहाँ पे कमीशन के मेंबरान बैठ भी रहे हैं। तो देखिए, ये वहाँ पे जाके जिसने एतराज़ करने हैं वो करे। अब हम ये नहीं हो सकता कि पीटीआई जिस पिच पे जब खेलना चाहे तो उसी तमाशे पे, उसी सर्कस को हर कोई फॉलो करके उसी सर्कस के मुताबिक काम चलाया जाए। ये तमाशा इस मुल्क में बहुत हो गया है जी। ये 2013-14 से ये लगा के बैठे में 2017 के बाद की तबाही अलहदा है। तो देखिए, ये नहीं हो सकता कि जब भी इनका दिल करे ये लुड्डो का बोर्ड उल्टा दें, जब इनको अपने कोर्ट के फैसले मज़े के ना मिलें, इनकी मंशा के ना मिलें, तो 9 मई की तरह जाके हर चीज़ को आग लगा दें
उसके बाद फिर कहें कि गुड टू सी यू वाले कोर्ट्स हों तो वहाँ पे जाके काम करें। तो देखिए ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि मुस्तकिल अब इनकी बात, अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स करके हर वक्त ये डिक्टेट कर सकते हैं कि किस तरीके से बातें चलेंगी, तो इनकी गलत फहमी है। लेकिन 16 माह की हुकूमत में भी आपने मैं देखा। बहसियत सहाफ़ी क्या करूं जब मुझे मियां जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट मिलने को सुनने को मिले, देखने को मिले, जहां वो कह रही हूं कि मेरे नाम पे क्रॉस लगा दिया गया था, मुझे इलेक्शन हरवाया गया है। जब आपके इत्तेहादी मौलाना इन नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हूँ, जब पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही हो, तो फिर मैं बहसियत सहाफ़ी कैसे आपकी बात पे बिलीव करूँ? ये देखिए मैंने आपसे जैसे कि कहा कि आपको मेरी बात पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म्स मौजूद हैं ना। देखिए अगर किसी को इलेक्शन कमीशन से नहीं मिलती, अगर वो समझता है कि इलेक्शन का वो गया, उन्होंने एक पटिशन फाइल की वहाँ पे उनका, तो फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दीज फोरम्स आर अवेलेबल, आप वहाँ पे अपनी एक सिस्टम के तहत करते आएँ। हमारे साथ भी ज्यादतियाँ आपने पिछले 6-7 साल में ज्यादतियाँ हुई हैं। नवाज शरीफ जानते थे कि उनके खिलाफ एक इंजीनियर्ड फैसला आया, उसी लीगल सिस्टम के अंदर रहते हुए वो शख्स बाहर से वापस आया, जानते हुए कि इंजीनियर्ड फैसला है, बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के बेटी का हाथ थाम के वो शख्स जेल गया, ये जानते हुए कि एक भोंडा फैसला है। इसी सिस्टम के अंदर रह के वो शख्स जेल गया, उसने उसके बाद इसी लीगल प्रोसेस के अंदर से गुजर के उसने इवेंचुअली उस शख्स को इंसाफ मिला। तो देखिए अगर आपको इतना ही अपने इस पे यकीन है तो आप उस लीगल प्रोसेस को फॉलो करें, बजाय इसके कि हर वक्त आग लगाने को, हर वक्त लोगों का वोट उठाने पे लगे रहें। लीगल प्रोसेस इज आइडियल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मियां जावेद लतीफ साहब के बयानात का क्या करूं सर, जब आपकी ही पार्टी का सर मियां जावेद लतीफ साहब की ये कह रहा हो, बरमला देखिए इस तरह एक से जायद प्रोग्रामों में कह रहा हो, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना हुजूर। जी देखिए मियां जावेद लतीफ साहब की एक अपनी राय हो सकती है, वो जमात की फॉर्मल या आप कहें कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पे तो वो बात कर नहीं रहे थे। तो यकीनन हमारे जमात में दीगर लोग हैं, कभी कभी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं आई कांट स्पीक फॉर मियां जावेद लतीफ़ साहब, या वो उनकी एक अपनी राय हो सकती है जी। तो इस तरह तो हमारी जमात में काफ़ी लोग हैं जो अक्सर अपनी बात और राय का इजहार करते हैं। बेहतर होता है कि हमारी जमात के अंदर जो डिस्कशंस होती हैं वहाँ पे लोग अपनी आरा का इजहार करते हैं, और काफ़ी हमारी हेल्थी और डिबेट्स भी होती हैं जी दीगर चीज़ों पे, जो एक जमहूरी जमात का एक तरीक़ाकार होता है। मगर आई मीन मुझे मेरे इल्म में नहीं है जी उन्होंने क्या बात की, और ना ही मेरा ख्याल है कि वो जमात का फॉर्मल व्यू है। जमात का व्यू आपको कायद की तरफ से मिलता है, प्रेसिडेंट पार्टी की तरफ से मिलता है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारी उनसे मिलता है, या सेक्रेटरी जनरल से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बिलाल साहब, आपने वक्त दिया। हबीब साहब, ये मियां जावेद लतीफ़ साहब का जिक्र हो रहा था, अब मुझे तो ताज़ा इत्तला ये भी मिली है कि अब उन भी पाबंदी लगा दी गई है कि आप ये जो बरमला इजहार ख्याल फरमा रहे हैं ना अपनी सीट के बारे में, ख़बरदार ये मत कीजिएगा। तो अब वो भी थोड़ा यानी नीमे नीमे हुए पड़े हैं। तो मैं उनसे जानना यही चाह रहा था कि जनाब जब आपकी पार्टी के लोग इंतखाबात के नताइज के ऊपर सवाल उठाएंगे तो बाकी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनमें वज़न पड़ जाएगा और उसके बाद अनरेस्ट नहीं ख़त्म होगा। देखिए PMLN ने तो इन इंतखाबात को कबूल कर लिया है। जब नताइज आ रहे थे तो उस वक्त आपको याद है नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने एक अपनी विक्ट्री स्पीच भी कर दी थी, और उसमें उस वक्त उनके पास 75 सीटें थी जो किसी भी सूरत हुकूमत साजी के लिए काफ़ी नहीं होती। तो लिहाजा इसका मतलब है कि PMLN तो इन नताइज को मान चुकी है और इसका दिफा भी कर रही है। दूसरी बात इसमें ये बात जामी साहब हमें जहन में रखिए कि ये जो अभी मैंने आपकी खिदमत में तजवीज़ अर्ज़ की थी, इसमें जो है ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, बज़ाहिर आपको बड़ा अच्छा लफ्ज़ लगता है कानूनी फोरम मौजूद जी है। जी, ये इतना लेंथी प्रोसेस है, इतना लेंथी प्रोसेस हो चुका है पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर। अब हर ताकतवर जिसके कब्जे में कोई चीज़ आ जाए तो वो कमज़ोर को ये कहता है कि जाओ अदालत जाओ। आपको याद है 4 हल्कों के साथ क्या हुआ था जी, कि जब ताकतवर कमज़ोर को ये कहने लगे कि जाओ अदालत जाओ, तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं ना कि इसका मतलब ये है कि जो तवालत है या उसकी गैर शफाफियत है वो सारी की सारी ताकतवर को सपोर्ट करेगी। तो लिहाजा ऐसे मौके पे ये मामला इतना सादा नहीं है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे छोड़ा जा सके, और अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने भी नहीं हैं। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ अभी तो इलेक्शन का बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, तो उससे पहले ही ये सारी चीज़ें कर ली जाएं तो हम मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। अब ऑल आइज ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां ये केसेस को देखा जाएगा, सुना जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठने जा रहा है। वहाँ देखना होगा क्या फ़ैसला होता है, क्या दलाइयाँ, क्या कुछ सोलूशन या कुछ तशरीह आती है जिससे इस्तेहकाम नसीब हो सके। वगरना जो सूरत हाल आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी जा भी रही है हुकूमत में, तनकीद भी कर रही है, काबीना का हिस्सा भी नहीं बनना चाह रही,
PTI जिसके पास मैंडेट है वो भी हुकूमत नहीं बना पा रहे, क्योंकि जो नंबर उनके पास 92 का है। ज़रूरी है कि उनके साथ पीपल्स पार्टी या कोई और बड़ी जमात मिले तो फिर हुकूमत साजी हो। अल्लाह करे जल्द हमें इस्तेहकाम नसीब हो, वगरना यही राग हम अलापते रहेंगे, यही सवाल डायरेक्ट लाइन में उठाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।